हेलो फ्रेंड्स, हम 9th क्लास के वह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको 10th में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं। और आपको अब भी बहुत ज़्यादा अब लर्न करोगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। बोर्ड एग्ज़ाम में जो वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं वो 9th के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और 10th में भी। इसलिए आपकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट है और उससे आप समझें और लर्न करें। बायो क्या है क्वेश्चन। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस अम्ल होता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस अम्ल होता है। जीन क्या होता है? डीएनए डी जी जीन यानी कि जीडीएनए का वह भाग होता है जो सामान्य एक लक्षण का निर्धारण करता है। उसमें सामान्य एक लक्षण का निर्धारण होता है। जीन गुणसूत्रों पर रैखिक क्रम में व्यवस्थित होता है। जो जीन गुणसूत्र होते हैं वह रैखिक क्रम यानी कि लाइन वाइज में व्यवस्थित होता है। ये आपको 10th क्लास में और अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है हमारा दो सबसे बड़ी जंतु कोशिका के नाम लिखिए। शुतुरमुर्ग के अंडे की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर तथा प्राणियों के तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1 मीटर तक होती है। अंडा एक तंत्रिका कोशिका संरचना होता है। जो अंडा होता है वो एक तंत्रिका कोशिका, ये हमारे माइंड में भी प्रेजेंट होता है। एक कोशिका संरचना होती है। शुतुरमुर्ग आपने सुना होगा, उसका जो अंडा होता है वो लगभग 15 सेंटीमीटर तक प्राणित की तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1 मीटर तक होती है और उनकी जो कोशिका की लंबाई 1 मीटर तक होती है। अंडा तथा तंत्रिका कोशिका एक कोशिका संरचना का होता है। उन्होंने कहा जो अंडा होता है वो तंत्रिका कोशिका एक कोशिका संरचना का होता है उनका। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है 9th क्लास में। प्लाज्मा या कोशिका कला घोलन जल यानी कि घोलक जल में अणुओं के साथ साथ पदार्थों के आयनस्य या अणुओं को अपने में से होकर आने जाने देती है। इस कारण इसे वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली कहते हैं। समझते हैं इसके लिए। वैसे वाला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम वो डिस्कस करेंगे। किशमिश को जल में तथा अंगूर या फूली हुई किशमिश में नमक या शर्करा में सांद्र घोल में रखने पर क्या परिवर्तन होता है? शर्करा का मीन्स होता है चीनी। जो चीनी नमक या चीनी में के सांद्र घोल यानी कि जिनमें इसे घोला गया है उसमें रखने में क्या परिवर्तन होता है? जो किशमिश जल में रखने पर अंतः प्रासरण के कारण फूल जाती है और अंगूर या फूली हुई किशमिश नमक या शर्करा के सांद्र घोल के बाह्य परासरण के कारण सिकुड़ जाती है। मतलब जो किशमिश जल में रखने पर के अंतर प्रणालिका उसकी जो अंतर प्रणालिका के कारण फूल जाती है। यानी कि अगर हम पानी में रखेंगे किशमिश को तो रखने पर वह फूल जाती है। और ऐसा ही अंगूर को हम पानी में रखेंगे और फूल जाता है, अगर आप देखोगे। और अंगूर या फूली हुई किशमिश पहले अंगूर को जब मतलब सुखाते हैं तो किशमिश ही बन जाती है। तो अंगूर या फूली हुई किशमिश नमक या शर्करा यानी कि चीनी के सांद्र घोल में बाह्य परासरण के कारण सिकुड़ जाती है। यानी कि अगर हम उसे फूली हुई किशमिश को नमक या शर्करा चीनी के सांद्र घोल में रखेंगे तो वह सिकुड़ जाती है बाह्य परासरण से। मतलब वो उसका जो अंदर पानी है वो बाहर चला जाएगा और इसी कारण वह सिकुड़ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में 101% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका को कौन सा अंग बिजली घर और क्यों? ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा उसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थ यानी कि ग्लूकोज का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण यानी कि जो उसमें ऑक्सीकरण जैव रासायनिक यानी कि बायोग्राफी ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीकरण होता है, उसके फलस्वरूप मुक्त एटीपी में संचित हो जाती है। एटीपी में संचित ऊर्जा जैविक क्रियाओं के काम आती है। इस कारण उपापचयी जगत का सिक्का तथा माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका को विद्युत ग्रह कहते हैं। इसकी जगह ये भी कह सकते हैं इस कारण इसे
एटीपी को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा शुद्ध हो रहा है, क्योंकि आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिखना चाहते हो, लिखने की कोशिश करो खुद से। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि भोज्य पदार्थों को जैविक ऑक्सीकरण करता है, और इसके कारण जो मुक्त मुक्त एटीपी निकली है, मतलब एटीपी निकली है हमारी, वो अपने जैविक मतलब संचित ऊर्जा जैविक क्रियाओं के काम आती है, जैसे कि जैविक खाद वगैरह के काम आती है। इस कारण इसे एटीपी को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है सबसे ज्यादा। आई होप ये आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। आपने डायग्राम देखा होगा 9th क्लास का, पहले आप उसे समझाती हूँ मैं। आप जो पादप कोशिका में देखोगे, पादप कोशिका में ये इसका केंद्रक होता है, ये इसका केंद्रक होता है। ये जो साइड की ये जो होती है ना, ये जो होती है, ये जो है हमारी, तो ये होती है हमारी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। इसके ऊपर होती है खुरदुरी अंतर्जालिका। तो इसमें जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है और खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका है, इसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है हमें क्या कार्य करती है। आप इस डायग्राम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के जाना। जो हमारी खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि आरईडी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर स्थित राइबोसोम प्रोटीन तथा चिकनी प्रोटीन का, यानी कि जो होता है ना खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, पहले तो चिकनी है केंद्र के पास, फिर उसके बाद खुरदुरी है चिकनी के ऊपर। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका आरईडी पर स्थित राइबोसोम प्रोटीन तथा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि एसईआर लिपिड का संश्लेषण करती है। प्रोटीन्स तथा लिपिड की कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है, यानी कि जो प्रोटीन तथा लिपिड है, प्रोटीन यानी कि जो हमारा खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका पर स्थित है, और जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है वो है लिपिड। लिपिड से कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है, लिपिड से कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहती है। इसी कारण यही है कि लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, आता है तो लिपिड का होता है हमारा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पे, और प्रोटीन का होता है हमारे खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन ये हमेशा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। प्रोटीन लिपिड यानी कि खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका थी, वो हमारी उससे बनी हुई थी, किससे, अंतर्द्रव्य जालिका हमारी खुरदुरी अंतर्द्रव्य, प्रोटीन हमारा खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका पे स्थित है, और जो हमारा है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है वो लिपिड से बना हुआ है। तो इसमें कहा कि जो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला प्रोटीन तथा लिपिड से बनी सजीव वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली, यानी कि सजीव जिंदा है, जिंदा, सजीव का मतलब जिंदा, वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली होती है। ये कोशिका को निश्चित आकार में बनाए रखती है, ये कोशिका को एक निश्चित आकार में बनाए रखती है। इसमें पूर्ण रुद्र भवन, एक वह है पूर्ण रुद्र भवन यानी कि रेजनरेशन की क्षमता होती है। अतः यह टूट फूटने से होने के कारण यह क्षति से कोशिका को बचाती है। फटने या टूटने पर इसका पूर्ण निर्माण करती है। मतलब जो हम जैसे कि कुछ टूट फूट गया कोशिका, तो ये उसे मरम्मत का कार्य करती है, ठीक है। और अब जैसे कि हमारे कहीं चोट लग गई जैसे भी, तो उसमें यह है टूट फूट जाने के बाद यह क्षति हो जाए कोशिका में, तो उसे फटे या टूटने पर उसको पूर्ण निर्माण यानी कि उसका जहाँ भी जैसे उसकी मरम्मत का कार्य करती है। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इस लेक्चर में आपके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 4 क्वेश्चन है, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बताया वो आपके पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी, पर वो आपको 10th में जरूर दिए जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन में 2-3 ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है,
अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा की कोशिका कला सजीव, लचीली या पारदर्शी वर्णात्मक पारगम्य होती है। यानी कि अमीबा जो होती है उसकी कोशिका कला सजीव यानी कि जिंदा, लचीला यानी कि चिकनी, पारदर्शी यानी कि आर पार दिखने वाली होता है ना। कोई कोई शीशे को देखोगे आप पारदर्शी होते हैं, जैसे कि विंडो वगैरह में लगा रहता है, उसे पारदर्शी आर पार देखने वाला, तथा वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। अमीबा कोशिका कला द्वारा बाह्य पर्यावरण से भोजन ग्रहण करता है। जो हमारा अमीबा होता है वो बाह्य पर्यावरण से हमारे अपने आसपास जो उसका बाह्य पर्यावरण होता है उससे भोजन ग्रहण करता है। अमीबा द्वारा ठोस भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस तथा कोलाइडी तरल पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पिलोसाइटोसिस इसे इंग्लिश में भी यही कहते हैं। जैसे कि अमीबा लचीला होता है, सजीव होता है यानी कि जिंदा होता है, और लचीला होता है, पारदर्शी होता है। वो जो अपना आसपास के एटमॉस्फेयर से वो अपना भोजन ग्रहण करता है, यानी कि बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा द्वारा ठोस भोजन यानी कि ठोस भोजन जो सख्त भोजन है ग्रहण करने की प्रक्रिया, जब वो ठोस भोजन ग्रहण करता है तो उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तथा कोलाइडी तरल यानी कि जो जैसे लिक्विड के फॉर्म में होगा तरल पदार्थों ग्रहण करने की प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बायो के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें अच्छे से कर ले। और नेक्स्ट स्टेप अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।